हेलो, कैसे हो आप सब। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, बात चल रही है रेशियो एंड प्रपोर्शन की। और इसमें लगभग 3 क्लास आपकी हो चुकी हैं, जिसमें बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए थे कि कैसे कैसे आते हैं। और पहली क्लास आप जरूर करना। उसमें आपको सब कुछ बताया गया है कि कंपाउंड रेशियो क्या होता है, सक्सेसिव रेशियो क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सब डुप्लीकेट क्या होता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, वो सारी चीजें हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो क्वेश्चंस हम कर रहे थे, तो उसी को अब कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसका यूज आप आगे चल के टाइम एंड डिस्टेंस जब करोगे, आप उसमें भी देखना, टाइम एंड डिस्टेंस हो या फिर आपका टाइम एंड वर्क हो, ठीक है, या फिर आपका परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस भी हो। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कहने का मतलब क्या है कि अर्थमेटिक का कोई भी टॉपिक आप ले लेना, रेशियो एंड प्रपोर्शन से क्वेश्चन उसमें आपका एडजस्ट होगा ही होगा 100%। ठीक है। तो इसका यूज पूरे अर्थमेटिक में किया जाता है, तो इसको ध्यान से करना। कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं, 3 क्लास हुई हैं 3 घंटे की, तो कुछ क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और धीरे धीरे अपना अच्छे से समझते हुए इन क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है। जैसे आपका पहला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 4.8 और 10.8 के बीच में जो मध्य अनुपाती है तथा 0.4 और आपका 2.4 के बीच में जो आपका तृतीय अनुपाती है, उनका अनुपात क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपसे पूछा गया है रेशियो ऑफ मीन प्रपोर्शन एंड रेशियो ऑफ, जो आपका मीन प्रपोर्शन है और जो आपका थर्ड प्रपोर्शन है, उनके बीच में आपसे रेशियो पूछा गया है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। देखिए भाई, मैंने आपको बोला था कि अगर आपके पास दो संख्याएं हैं, ठीक है, तो जो आपका मीन प्रपोर्शन क्या होता है, अगर आपके पास दो संख्याएं ए बी, तो मीन प्रपोर्शन होता है आपका ए बी, अंडर रूट ए बी आपका। और जो आपका थर्ड प्रपोर्शन होता है, अगर आपके पास दो संख्याएं हैं, तो जो आपका थर्ड होता है वो सेकंड का स्क्वायर और अपॉन में आपका क्या होता है, ए होता है। ये होता है आपका थर्ड प्रपोर्शन। ठीक है। तो यही आपको क्वेश्चन में करना होगा। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है ये वाला। ठीक है। अगर इसको मैं ध्यान से करता हूँ तो मीन आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 48 और बटे में आपका 10 हो जाएगा, इंटू में ये आपका 108 और बटे में आपका कितना हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा। ठीक है। और ये तो आपका मीन प्रपोर्शन आ गया। ठीक है। और आपका जो थर्ड प्रपोर्शन है वो कितना होगा, आपका सेकंड टर्म ये वाली है, ये हो जाएगा आपका 24 इंटू आपका 24 होगा। ठीक है। और नीचे इनके डेसिमल का 10 इंटू आपका 10 तो आएगा ही आएगा। और जो आपकी सेकंड टर्म है, सॉरी, जो पहली टर्म है वो 4 बटा आपका 10 होगी, ये आपका 10 यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ से इसको आपको सोल्व करना होगा। तो जो वैल्यू यहाँ से हमारी कट सकती होगी, उसको थोड़ा काटने पे हम ध्यान देंगे। ठीक है। सबसे पहले इसको देखते हैं, इसको क्या क्या लिखा जा सकता है। इसको ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, 16 तिया 48 लिख सकते हैं, और इसको हम 36 तिया 108 लिख सकते हैं। तो आप इतना लिखोगे और नीचे अपने पास कितना है, 100। तो अंडर रूट जैसे ही मैं करूंगा तो 16 का तो आपका 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है। 3 है आपका, 3 तिया 9, 3 बाहर आ जाएगा, 36 का 6 बाहर आएगा, और नीचे अपने पास क्या आएगा, 10 आएगा। और रेशो में कितना आ गया आपका, इससे आपका ये काट देता हूँ। ठीक है। तो रेशो में आ गया आपका 24 और इंटू आपका 24, और नीचे आपका 4 इंटू आपका 10 आ जाएगा। ठीक है। जीरो से ये वाली जीरो आपकी पूरी कट जाएगी। ठीक है। 6 चौक आपका 24 आ जाएगा, इस 4 से आपका 4 कट जाएगा। ठीक है। 4 छिक आपका यहाँ से 24 कट जाएगा, ये आपका कट गया। 3 दूनी आपका ये 6 भी कट जाएगा। तो इसका मतलब जो इसका मीन प्रपोर्शन और जो इसका थर्ड प्रपोर्शन होगा, उनके बीच में जो रेशियो रहेगा वो 1:2 का रहेगा। तो 1:2 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। तो मीन प्रपोर्शन देखो, मैंने आपको क्या क्या बता रखा है, फर्स्ट प्रपोर्शन, उसके बाद सेकंड प्रपोर्शन, जो सेकंड प्रपोर्शन होता है वही मीन प्रपोर्शन होता है। उसके बाद आता है थर्ड प्रपोर्शन, ये वाला है। उसके बाद आता है आपका फोर्थ प्रपोर्शन। फोर्थ प्रपोर्शन के लिए आपके पास 3 संख्याएं मिलेंगी, तो फोर्थ होता है आपका सेकंड इंटू थर्ड और डिवाइड बाय आपका फर्स्ट, वो आपका फोर्थ प्रपोर्शन हो जाता है। तो इनको आपको याद रखना है, इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अभी लेटेस्ट में 2020 में, 21 में और 2022 में, मार्च और अप्रैल में जो आपके पेपर हुए हैं, जैसे मार्च में आपके सीजीएल का, अप्रैल में आपका सीएचएसएल के जो पेपर हुए हैं 2022 में, उनमें भी यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। तो इन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इस पे आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। बोला गया है कि एक वॉलेट में 10 रुपए और 50 रुपए मूल्य वर्ग के नोट है। नोटों की कुल संख्या कितनी है, 12 है। और 10 रुपए और 50 रुपए के नोटों की संख्या का जो अनुपात है वो 1 और 2 के अनुपात में है।
वॉलेट में कुल कितने रुपए हैं ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, इससे पहले मैंने क्वेश्चन कराया था आपको जिसमें 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे सिक्कों की संख्या आपको दे रखी होती है या उनका रेशो आपको दे रखा है, टोटल अमाउंट दे रखा हो या टोटल सिक्कों की संख्या आपको दे रखी हो, तो मैंने बोला था कि कैसे फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ कॉइन करके उसका टोटल अमाउंट निकाला जा सकता है। ठीक है, उसी तरीके से ये थोड़ा सा उससे हल्का क्वेश्चन है। इसमें इसने बोला है कि अपने पास कितने कितने रुपए हैं, 10 रुपए, और अपने पास क्या है 50 रुपए। ठीक है, इनके नोटों की संख्या 1 और 2 के में हो, टोटल आपके क्या है 12 है। ये आपके 10 रुपए के सिक्के और ये अपने पास 10 रुपए और 50 रुपए, ये आपके इतने हैं हमारे पास। ठीक है, किस रेशियो में, आपका 1:2 के रेशियो में है, और टोटल हमारे पास कितने 3 है, और इस 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 12 है, इसका क्या है आपका 4 गुना। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास सिक्के कितने आ गए, 3 की वैल्यू 4 है तो एक की भी अपना 4 गुना कितना हो गया आपका 4 हो गया। ठीक है, और इसका भी आपका कितने गुना 4, तो इसका मतलब ये आपका इतना हो गया। कितने हमारे पास क्या आ गए, नोट आ गए। ठीक है, हमारे पास 10 रुपए के कितने हैं 4 नोट है, और हमारे पास 50 रुपए के कितने हैं 8 नोट है। अगर कोई मुझसे पूछता है कि मुझे बताओ मेरे पास टोटल पैसे कितने हैं, तो कभी भी अगर आपको किसी भी सिक्के का किसी भी नोट का अमाउंट निकालना होता है तो अमाउंट के केस में उसकी जो फेस वैल्यू होती है, बेसिकली फेस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, नंबर ऑफ आपके अगर कॉइन्स हो तो कॉइन से कर दो, अगर आपके नोट्स हैं तो नोट से कर दो। ठीक है, जो भी आपको दे रखा हो कॉइन्स या फिर आपका नोट्स। अब बारी आती है कि फेस वैल्यू क्या होती है। बेसिकली उस नोट पे या उस सिक्के पे जो लिखा रहता है कि ये इतने रुपए है, 10 रुपए का नोट है, 20 रुपए का नोट है, 50 रुपए का नोट है, 100 का है, 500 का है, 1000 का, 2000 का, जिसका भी है, 1000 का तो भी देखो आता नहीं अपना। ठीक है, तो जिसका भी होता है वो उसकी फेस वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अगर अमाउंट निकालना पड़े तो अपने पास टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा 10 इंटू में आपका 4 हो जाएगा, प्लस में 50 इंटू में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 40 ये हो गया और 400 आपका ये हो गया। इसका मतलब टोटल रुपए हमारे पास कितने हैं 400 रुपए, तो 400 रुपए आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से, सॉरी 440 रुपए क्या लिख दिया हमने, 440 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास जो रुपए हैं वो कितने हैं 440 रुपए हैं, तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है, सिंपल है। ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना, अमाउंट आपका, और इसी से ये भी याद रखना, ये भी बनते हैं आपके। अगर मुझे कोई ये पूछ ले कि नंबर ऑफ कॉइन्स या नंबर ऑफ नोट्स कितने, तो उस केस में क्या होता है, उस सिक्के के रूप में आपके पास जो पैसा है, जो टोटल अमाउंट है, उस टोटल अमाउंट को हमें डिवाइड करना होता है किससे, हमें डिवाइड किससे करना होता है, उस सिक्के पे जो लिखा रहता है उसकी फेस वैल्यू से हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो हमारे पास सिक्कों की संख्या या जो नोटों की संख्या होती है वो निकल कर आ जाती है। ठीक है, तो वो यहाँ से अपनी निकाली जा सकती है। नेक्स्ट बोला गया है कि यदि 1180 रुपए की एक राशि ए बी सी में इस प्रकार बांटी जानी है कि ए के हिस्से का 2 गुना और बी के हिस्से का 5 गुना तथा सी के हिस्से का 7 गुना आपस में क्या है बराबर है, तो ए का हिस्सा क्या है। देखिए कभी भी जब 2 से ज्यादा वैल्यूज सारी आपस में क्या हो जाती है बराबर हो जाती हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है, इन सभी को एक कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, या तो बेसिक तरीका वो हो जाएगा, मैं आपको एक बार दोबारा से आपको रिमाइंड करा देता हूं, 2 तरीके कैसे होते हैं। ए का हिस्सा ए है तो 2a बराबर है आपका किसके 5b के, और ये बराबर है आपका किसके 7c के, ये सब आपस में बराबर है। तो मैं मान लेता हूं कि ये तीनों के तीनों किसके बराबर है, के बराबर है। इस के बराबर होने का मतलब क्या है, ये वाली वैल्यू भी के बराबर है, ये वाली वैल्यू भी के बराबर है, और ये वैल्यू भी आपकी के बराबर है। ठीक है, अब जैसे मैं लिखूंगा कि 2a बराबर आपका क्या है के, तो a आ जाएगा आपका k बाय आपका 2, ये मल्टीप्लाई में इस तरफ डिवाइड हो जाएगा। ये आपका 5b बराबर आपका k है और 7c बराबर आपका क्या है k, तो b की वैल्यू हो जाएगी आपकी k अपॉन आपका 5 और c की वैल्यू हो जाएगी आपकी k अपॉन आपका 7। ठीक है, अब देखो अगर मैं रेशो करूं तो k बाय आपका 2 आ गया, यहाँ से k बाय आपका 5 आ गया, यहाँ से k बाय 7 आ गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, k से इन सबको काट देता हूँ, तो क्या बन गया हमारे पास 1/2, ये हमारे पास 1/5 हो गया, और ये हमारे पास 1/7 हो गया। एलसीएम कितना आएगा आपका 7 पंजे 35, 70 आ जाएगा। तो 70 एलसीएम है, इसको भी 70 से गुना करो, इसको भी 70 से और इसको भी 70 से, रेशो आ जाएगा 35 का,
14 पंजे आपका 70 और आपका इतना, ये आपका रेशो आ गया। ठीक है, ये हो गया। कह रहा है कि ए का हिस्सा ज्ञात करो 1180 रुपए में। तो जो पैसा बटेगा ना मेरे भाई, जो पैसा आपका बटेगा इसी रेशो में बटेगा। इसका मतलब ये जो रेशो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1180 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है। 45 और 14 आपका 49 और एक आपका 59। 59 की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 1180 दे रखी है, जो कि इसके कितने गुना है, आपका 20 गुना है। तो पूछा है ए का हिस्सा क्या है, तो ए का हिस्सा तो आपका 35 है, तो इसका मतलब 35 और इंटू अपना क्या हो जाएगा 20, इसका मतलब कितना हो जाएगा 700 रुपए। तो ए का जो हिस्सा है वो आपका 700 रुपए है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो ये तो हो गया थोड़ा सा लेंथी मेथड, बट हमें इस तरीके से इस क्वेश्चन को नहीं करना है। ठीक है, हमें इस तरीके से क्वेश्चन को नहीं करना है, ये वाला मेथड हम नहीं लगाएंगे। कभी भी अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे करना है, देखो हमें यहां से हिंट मिल गया कि जो भी एलसीएम आएगा वो इस 2 का 5 का और इस 7 का ही लेना है। ठीक है, मतलब 2 का 5 का और 7 का, जब भी इस तरीके से वैल्यूज आपको दे रखे तो एलसीएम तो 2 5 7 का ही आएगा। तो हमेशा याद रखना जब भी सभी वैल्यू बराबर हो, जैसे आपका 2a बराबर आपका क्या है 5b बराबर आपका क्या है 7c है, तो इस केस में आप ऊपर की तरफ इनका एलसीएम ले दो। इन्हीं का एलसीएम 70 आ गया, ये आपका 2 से काटूंगा 35 पे चला जाएगा, ये आपका 14 से, और ये अगर मैं इसको काटूंगा 10 से, तो ये एबीसी का डायरेक्ट आपका रेशो आ जाएगा, ए और बी और आपका सी, ये आपका 35 और ये आपका 14 और ये आपका 10। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको जरूरी नहीं है कि इसको कांस्टेंट के बराबर आप लिखो ही लिखो। जब मुझे पता है कि एलसीएम इन्हीं का आना है तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आप ऊपर की तरफ एलसीएम ले दो। अगर ये फ्रैक्शन में हो ना मेरे भाई, जैसे 2/3 हो, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कई बार इस तरीके से आपको दे दे 2a बाय आपका 3 हो गया, मान लो 5b अपॉन आपका 2 हो गया, यहां से आपका 7c अपॉन में आपका 4 हो गया। तो इस केस में भी आपको ये के बराबर मानने की जरूरत नहीं है। आप मानना चाहो तो मान सकते हो कि इस तरीके से के बराबर आ गया, नहीं तो आप यहाँ भी वही तरीका आप लगा सकते हो जो अभी हमने लगाया, इन ऊपर वालों का एलसीएम ले लो ऊपर। ठीक है भाई, ये आपका सीधा सीधा आप 70 इस तरीके से भी कर सकते हो। 70 को 2 से किया 35, 35 दिया, फिर आपका कितना हो जाएगा आपका 115, तो आप उससे भी आप कर सकते हो। ठीक है भाई, सॉरी 135। ठीक है, तो उस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे चलते हैं भाई। 35 दिया 105 होता है, सॉरी, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 35 दिया 105। ठीक है, तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। तो ये जरूरी नहीं कि आपको इसी तरीके से मिले, अगर नीचे फ्रैक्शन में भी वैल्यू है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या करना है, एलसीएम ले लिया तो 70 है, 2/3 करोगे तो 3 घूम के ऊपर चला जाएगा, 35 दिया 105 आ जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसे भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, तो इसका आंसर आपका 700 आ गया। इतना बड़ा आपको करने की जरूरत नहीं है, ये तो समझाना था कि आपको क्यों इस तरीके से करेंगे हम, तो डायरेक्ट आप पेपर में अप्लाई करोगे। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। बोला गया है कि ए और बी के जो वेतन के योग और उनके वेतन के अंतर का जो अनुपात है वो 11 और 1 है। बी और सी के वेतन के योग और उनके वेतन के अंतर का जो अनुपात है वो भी 11 और 1 है। अगर ए का वेतन सबसे ज्यादा हो और सी का वेतन सबसे कम हो तो बी का वेतन क्या है, दिया गया है कि उनका कुल वेतन 1,82,000 रुपए है। तो ये आपको दिया गया है। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। पहले उनकी वेतन का क्या दे रखा है, जोड़ का और अंतर का रेशो आपको दे रखा है। मैं मान लेता हूं कि ए का वेतन ए रुपए है, बी का वेतन बी रुपए है और सी का वेतन आपका क्या है सी रुपए है। बहुत सिंपल बात है। तो उनके वेतन का जोड़ और अंतर, मतलब क्वेश्चन में दिया है ए प्लस बी अपॉन में जो आपका a माइनस बी है वो बेसिकली आपका 11 और आपका 1 के बराबर है। तो उसी तरीके से आपको यहाँ दे रखा है कि b प्लस सी अपॉन में b माइनस सी, ये भी आपका किसके बराबर है 11 अपॉन में आपका 1 के बराबर है। ठीक है, यही मतलब है इसका, और तो क्या हो सकता है। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, अगर मैं यहाँ से बात करूं तो एक तरीके से ये क्या है आपका सीएनडी ही लगा रखा है। तो एक काम कर सकते हैं, सीएनडी मैंने आपको बता रखा है कंपेंडो डिविडेंडो, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली में एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, या फिर सीएनडी लगा दें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्रॉस ही कर लो यार,
क्रॉस करूंगा यहाँ से तो a और प्लस आपका जो b है वो बराबर आ जाएगा आपका 11a और माइनस आपका 11b। ठीक है, ये इस तरफ ले आते हैं, इसको इस तरफ, इसका मतलब 10a बराबर आ जाएगा यहाँ से आपका 12b। तो a अपॉन में b का जो आपका रेशियो आएगा वो 6 और आपका 5 का आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ से b और c का जो आपका रेशियो आएगा मेरे हिसाब से ये भी आपका 6 और 5 का ही आएगा, क्योंकि सेम पैटर्न आपका है। ठीक है, क्योंकि सेम वैल्यू आपकी है तो 5 और 6 का आपका रेशियो आ गया, कोई इश्यू नहीं है। अब यहां से देखो मेरे भाई, रेशियो अगर मुझे निकालना होगा तो तरीके हैं दो। यहाँ पर b की वैल्यू 6 है और यहाँ पर आपकी क्या है 5 है, तो जो वैल्यू कॉमन होगी ना वो दोनों जगह अलग अलग नहीं हो सकती। या फिर एक काम करो, सीधा आप ऐसे ही लिख लो, ये ए बी और आपका सी, इनका रेशियो ले लो। इसका रेशियो आपका 6 और 5 का है, इसका रेशियो भी आपका 6 और 5 का है। मैंने बोला था जिसकी जगह खाली, आगे खाली पीछे खाली, पीछे खाली ये चला जाएगा, आगे खाली ये आ गया, 36 आ गया, 30 आ गया और आपका 25 आ गया। तो इनका रेशियो आ गया 36, 30 और आपका 25 का। ठीक है, अब ये कह रहा है कि बी का वेतन सबसे ज्यादा, ए का वेतन सबसे ज्यादा है, आ चुका है 36 है, सी का वेतन सबसे कम है, आ चुका है। ये अगर क्वेश्चन में ये वाली लाइन नहीं देगा तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आएगा ही इतना। ठीक है, अब ये कह रहा है कि बी का वेतन क्या है, यदि कुल वेतन इतना है, अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो कितना आ जाएगा, 30 दूनी 60 और 60 और 20 सबका 80, 80 और 11 91। तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या है आपकी 91 है। हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो 91 आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है नहीं नहीं 91 नहीं है आपका, 91 नहीं है आपका, आपका तो 1,82,000 है। तो 91 से तो आपका 2 पे कट जाएगा और ये आपका 2000 आ गया। इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 2000 आ गई। ठीक है, ये कह रहा है कि मुझे बताओ यहाँ पर बी का वेतन कितना है, तो बी का तो भाई 30 है, तो 30 की कितनी होगी, 30 इंटू आपका 2000, तो कितनी हो गई भाई 60,000 रुपए। इसका मतलब कि बी का जो वेतन है वो कितना है अपने पास, 60,000 रुपए। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें इनकी इनकम का सम और डिफरेंस उनका अलग अलग करके आपको रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो जैसे पहले वाले में मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है a प्लस बी वाले में, वही क्रॉस मल्टीप्लाई आप b प्लस सी वाले में करोगे तो सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, वही आपके 5 और 6 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, या 6 और 5 का। ठीक है, चलो भाई आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। बोला गया है कि 5x और प्लस आपका 2y बराबर, इसका रेशियो आपका 10x प्लस 3y का 5 और 9 के बराबर है। ठीक है, मतलब कि 5x और प्लस आपका 2y और अपॉन में जो है आपका 10x और प्लस आपका 3y और इनका जो रेशियो है आपका 5 और 9 के रेशियो के बराबर है। ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब इसमें बोला गया है कि 2 आपसे पूछा गया है कि निकालना है आपको क्या, 2x का स्क्वायर और प्लस में 3y का स्क्वायर और अपॉन में यहाँ से आपका 4x का स्क्वायर और प्लस में 9y का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, इनकी वैल्यू आपसे पूछी गई है क्या होगी, तो ये हमें निकालना है और ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, देखिए भाई कहीं ना कहीं आपको एक वैल्यू दिख रही होगी x और y, यहाँ भी x और y और यहाँ भी x और y है, तो इसका मतलब मुझे कैसे भी करके x और y की वैल्यू का रेशियो लेना है। ठीक है, सिंपल सी बात, रेशियो लेना है x और y की वैल्यू का, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, 9 पंजे आपका 45x आ गया। ठीक है, प्लस में आपका 18y आ गया, ये आपका 50x आ गया, प्लस में आपका 15y आ गया। ठीक है, यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ इस तरफ आएगा आपका 3y आ गया और उस तरफ आपका 5x आ गया। तो यहाँ से x और y का जो आपका रेशियो है वो 3 और 5 का आ गया। किसका रेशियो आ गया आपका, 3 और 5 का। ठीक है भाई, ये आपका इतना आ गया। क्वेश्चन में बोला गया है कि मुझे तो क्या बताओ, ये बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा। अब वैल्यू पुट कर दो भाई, 2 इंटू में 3 का स्क्वायर आपका 9 आ जाएगा, 9 आ गया, प्लस में 3 इंटू में y का स्क्वायर 25, तो आपका 25 आ गया। नीचे आपका 4 इंटू एक्स का स्क्वायर, 4 इंटू आपका 9 आ गया, प्लस में 9 इंटू वाई का स्क्वायर, y 25 है तो 9 इंटू में आपका 25 आ गया, ये आपका इतना आ गया। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से इसको काटता हूँ 9 दूनी आपका 18 और आपका 75 आ गया। ठीक है, यहाँ से अगर मैं काटता हूँ 36 प्लस आपका 225 आ गया। ठीक है, ये आपका इतना आ गया, 8 और 5 13।
83 और 10 93, ये आपका 93 आ गया, और 6 और 5 11, 3 2 5 और 1 6, ये आपका 261 आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको काटूं तो 3 तिया 9, 3 एकम 3 आ जाएगा, 3 अठे आपका 24, 3 सत्ते आपका 21 आ गया। तो 31 और 87 ये आपके क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, और यही इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा, कुछ नहीं करना, जो ऊपर वाली वैल्यू आपको दे रखी है कैसे भी करके आपको वहां से एक्स और वाई का रेशियो निकालना है। ठीक है, वहां से रेशियो आएगा, ये आ गया, और जो पूछा गया है वहां पर डायरेक्ट आपको जहां पर x दिख रहा है x की वैल्यू पुट कर दो, जहां y दिख रहा है y की वैल्यू पुट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी और डी में इस प्रकार बांटा जाता है कोई धन, एक राशि है, कोई राशि ए बी सी डी में इस प्रकार बांटी गई है कि ए और बी के भाग का अनुपात 2 3 है, बी और सी के भाग का अनुपात 1 2 है, सी और डी के भाग का अनुपात 3 और 4 है, ए और डी के हिस्सों में 648 का अंतर है, तो उनके हिस्से की राशि का योग क्या होगा, ये आपसे पूछा हुआ है। किस किस की का, ए और डी के हिस्से की राशि का योग क्या होगा, ये आपसे बोला गया है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, ए और डी की ही बात कर रहा है, और वहां भी ए और डी की बात कर रहा है, अंतर भी ए और डी का ही दे रखा है, और सम भी आपसे ए और डी का ही पूछा है। तो ऐसे केस में अगर कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी आप करना चाहते हो तो इसको लिख लो, ये आपका ए और बी का रेशियो है, बी यहाँ आएगा, ये आपका बी और सी का रेशियो है, सी यहाँ आएगा, ये आपके सी और डी का रेशियो। ठीक है, ऐसे अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है, और ए और बी का रेशियो आपका 2 और 3 है, 2 और 3 हो गया, बी सी का रेशियो 1 और 2 है, ये 1 और 2 हो गया, और सी और डी का रेशियो आपका 3 और 4 हो गया, ये आपका इतना है। और मुझे जो जरूरत है वो सिर्फ ए और डी के रिलेशन की है, क्योंकि मुझे सम भी इसी का दे रखा है, सॉरी सम भी मुझसे इसी का पूछा हुआ, और डिफरेंस भी मुझे इसी का दे रखा है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कि यहाँ से ऐसे अगर आपको दे दे, तो हमें क्या करना होगा, डायरेक्ट आप इस तरीके से, जो अगर क्रॉस में कोई वैल्यू कटे तो काट दो, जैसे कि इस 3 से आपका 3 कट जाएगा, और इससे आपका ये कट गया, तो 1 और 4 का आपका रेशियो आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसने मुझसे क्या बोला है कि इनका जो अंतर है, डी के हिस्से का अंतर 648 है, तो हमारा अंतर कितने का आ रहा है, 3 का, तो 648 किसकी वैल्यू है, आपकी 3 की वैल्यू। ठीक है, ये कह रहा है कि मुझे उनके हिस्से का योग बताओ, मतलब 5 की वैल्यू पूछना चाहता है आपसे, है ना। 6 और 4 10 और 8 18 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 6 18। ठीक है, 200 से अगर मैं 5 पे करूंगा, कुछ गड़बड़ आ रही है भाई, द डिफरेंस ऑफ द शेयर 2 3 1 2 3 4। ठीक है, 3 से 3 कट गया, 2 से 2, 1 और 4 का रेशियो आ गया, 4 और 1 5 आ रहा है, 216 और 5 16 पंजे 80। क्या आंसर दिया इन्होंने, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ आ रही है कुछ। एक सेकंड, उनके हिस्से की राशि का योग क्या है, देन द सम ऑफ देयर शेयर। ओ, ये सबका पूछ रहा भाई आपसे, यहां पर इसने जो पूछा है ना, ये इन्होंने, मुझे लग रहा है ए और डी का नहीं पूछा, इन्होंने पूछा है उनके हिस्से की राशि का योग क्या होगा, इसने सबका पूछा है भाई। मुझे लगा कि सिर्फ 2 का पूछा हुआ है, नहीं, ए और डी का नहीं पूछा, सबकी राशि का पूछा हुआ है, क्योंकि इसने मेंशन नहीं कर रखा। तो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है भाई, जब मुझे कर सकता है तो आपको तो 100% कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि आपको सबको लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि इसने आपसे सिर्फ ए और डी की राशि का जोड़ नहीं, सभी की राशि का जोड़ पूछ लिया। ठीक है, तो अब तो सबको ही ले लो भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, सबको नहीं लिया तो। ठीक है, सबको नहीं लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर ए और डी के मैं बारे में पूछता तो डायरेक्ट आ जाता, ये आपका किसका रेशियो है, ए और बी का, बी और सी का, और सी और डी का आपका रेशियो है। ठीक है, ए और बी का रेशियो आपका कितने का है, 2 और 3 का है, इनका रेशियो आपका 1 और 2 का है। ठीक है, और इनका रेशियो आपका 3 और 4 का। तो मैंने बोला था जिसके आगे खाली जगह होती है वो खुद चला जाता है, और जिसके पीछे जगह खाली होती है वो खुद चला जाता है। ठीक है, इसके पीछे खाली है 3 आ गया, रेशियो 3 आ गया, इसके पीछे खाली है 2 आ गया,
इसके आगे खाली है 1 आ गया, इसके आगे खाली है 3 और ये आपका 3 आ गया, 3 दूनी 6 आ गया, 3 तिया 9 आ गया, 3 दूनी 6 तिया आपका 18 आ गया और यहाँ से आपका 3 दूनी 6 और 6 चौक आपका 24 आ गया। ये आपका इतना आ रहा है, ठीक है। अगर मैं चाहूं तो इसको 3 से काट सकता हूँ, 3 दूनी आपका 6 आ जाएगा, 3 तिया 9 आ जाएगा, 3 6 18, 3 8 आपका 24, ये आ गया। 8 से 14 और 3 17 और 2 आपका 19 आ गया, तो ये आपका 19 आ गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ से ये बोल रहा है कि ए और डी के हिस्से का अंतर 648 है, तो इनके बीच में अंतर कितने का है, 6 का है। ये कह रहा है नहीं नहीं 648 का है, तो 648 किसकी वैल्यू, 6 की, निकालनी कितनी है, 19 की, तो ये आपका 19 आ गया। 6 एकम 6, 0 6 अठे आपका 48 आ गया, ठीक है, 19 अठे आपका, ठीक है। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, ये वाला 2052 रुपए आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाए, ठीक है। सॉरी 2052 नहीं, सॉरी 2160 आना चाहिए, 75 नहीं, यही आएगा भाई, यही आएगा, 2052 ही आएगा, यही आएगा, यही दिया हुआ आंसर भी 2052 ही आएगा, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सबको लेके चलना है, क्योंकि अगर सिर्फ पहले और चौथे की बात करता तो जो हमने किया था वो बिल्कुल सही था, बट इसने ऐसे कर दिया तो फिर आपकी गड़बड़ आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ से भी मैं अगर वैल्यू निकालता हूँ तो वही बात चली जाती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बोला गया है कि किसी कार्यालय में कुल कर्मचारियों के 5/8 कर्मचारी पुरुष तथा शेष आपकी महिलाएं हैं। पुरुषों का 2/5 नॉन टेक्निकल कर्मचारी है, जबकि महिलाओं का 2/3 भाग टेक्निकल कर्मचारी है। तो कुल कर्मचारियों का कितना अंश टेक्निकल कर्मचारी। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन में जो मेन फोकस किया गया है, जो लास्ट में जो हमसे पूछा गया है, वो पूछा गया है कि कितना भाग आपका टेक्निकल कर्मचारी है। तो हमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिर्फ टेक्निकल पे फोकस करना है, क्योंकि जिसके बारे में पूछा जाएगा आपको उसी को लेके चलना है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो क्वेश्चन के डाटा के हिसाब से अगर हम यहाँ से चले ना, फ्रैक्शन में देखो क्या लिखा है, 5/8 और आपका 2/5, ठीक है। तो या फिर यहीं देख लो आप, 5/8 लिखा हुआ ना, तो एक काम करते हैं, मैं टोटल कर्मचारी इस 8 के मल्टीपल में ले लेता हूं। 8 के मल्टीपल में लेने से फायदा क्या होगा कि वैल्यूज जब आप आगे जाके काटोगे ना तो वो फ्रैक्शन में आएंगी ना वो डेसिमल में आएंगी, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ कि 8 के मल्टीपल में सीधा 800 ही मान लेता हूँ, बहुत क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, टोटल अपने पास कितने हैं, 800 कर्मचारी, ठीक है। उसमें से 5/8 आपके क्या है, एम्प्लॉय मेल है, ठीक है, ये आपके मेल हो गए, ये मेल हो गई और ये आपकी फीमेल हो गई। 5/8 आपके मेल है, मतलब 500 आपके मेल आ गए और 500 आपके मेल आ गए, तो इसका मतलब 300 आपकी क्या आ गई, फीमेल आ गई, ठीक है भाई, ये आपका इतना आ गया। अब ये कह रहा है कि पुरुषों का 2/5 नॉन टेक्निकल है, कुल कर्मचारियों का कितना अंश टेक्निकल है। तो अगर उसका 2/5 भाग नॉन टेक्निकल है तो मुझे कितना चाहिए, उसका 3/5 भाग, क्योंकि अगर 5 में से 2 आपके नॉन टेक्निकल हैं तो इसका मतलब 5 में से बाकी 3 आपके टेक्निकल हैं, तो 3/5 हो गया। तो ये कितने आ गए आपके, इसका 3/5, 5 से 100 पे कटेगा, 300 आ गए। कह रहे कि जबकि महिलाओं का 2/3 भाग टेक्निकल कर्मचारी है, तो कितना हो जाएगा इसका 2/3, 300 300 और 200, 200 आ गया। तो इसका मतलब टोटल कितने कर्मचारी, 300 मेल और 200 फीमेल आपकी क्या है, टेक्निकल है। कह रहा है कि कितना भाग आपका क्या है, टेक्निकल है। टोटल कितना हो गया भाई, टोटल हो गया आपका 500, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, आपके टेक्निकल है, क्या है, टेक्निकल। तो कितना भाग हो गया, टोटल टेक्निकल 500 है और टोटल है कितने हमारे पास, 800। तो 500 बटे में आपका 800 हो गया, इसका मतलब 5/8 भाग क्या हो जाएगा, 5/8 पार्ट आपका क्या है, टेक्निकल है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है, ठीक है। तो क्या होगा आपके क्वेश्चन का आंसर 5/8, और यही इन्होंने मुझे लग रहा है क्वेश्चन का आंसर दिया होगा, ठीक है। तो यही होना चाहिए था क्वेश्चन का आंसर, 5/8, जी बिल्कुल यही है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन और था, वो पता नहीं मिस हो गया, वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन का डाटा क्या है। क्वेश्चन का डाटा कुछ इस तरीके से है कि आपको बोला गया है इफ
ए प्लस बी रेशो बी प्लस आपका सी रेशो सी प्लस आपका ए बराबर है आपका ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए। इसका जो रेशियो है आपको दे रखा है 7, आपका 6 और आपका 5, ठीक है। और ए प्लस बी प्लस सी आपका क्या है 27 है। ए प्लस बी प्लस सी आपका किसके बराबर है 27 के बराबर है। आपसे पूछा है 1/a रेशो 1/b और रेशो 1/ आपका सी, ये किसके बराबर होगा ये आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका मिस हो गया है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आता रहता है पेपर में। बोला है ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए का रेशो 7, 6 और 5 का दे रखा है और ए प्लस बी प्लस सी 27 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपसे पूछ लिया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन। देखिए ये रेशियो में आपको दे रखा है, मान लेते हैं कि ये आपका क्या है 7k है, तो ये आपका 6k है और ये आपका क्या है 5k, ठीक है। अगर इन सबको मैं जोड़ दूं a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, इनको मैं जोड़ता हूं तो 2 बार a आएगा, तो 2 बार a 2 बार b और 2 बार c आएगा, तो 2 कॉमन आ गया और बराबर में 7, 6, 13 और 5 18k आ गया आपका। ये 18k हो गया तो 2 से आपका ये कट गया तो 9k आ गया। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी आपका 9k के बराबर है। इस 9k की वैल्यू क्वेश्चन में आपको ऊपर दे रखी है, देखो साइड में 27, तो इसका मतलब k की वैल्यू कितनी है आपकी 3, तो k आ गया आपका 3, ठीक है। इसका मतलब a प्लस बी किसके बराबर है 7k, तो 7 आपका 21 आ गया। b प्लस सी किसके बराबर है आपका 6k, 6 18 आ गया। और a प्लस आपका c किसके बराबर है 5k, आपका 15 आ गया। और क्वेश्चन में बोला है a प्लस बी प्लस सी आपका किसके बराबर है 27 के बराबर है। अगर मैं यहां से वैल्यू निकालता हूं तो तीनों का जोड़ 27 है, उसमें a और b इकलौते 21 है, तो 27 में से 21 को हटा दो। 27 में से अगर 21 को हटाऊंगा तो c कितना आ गया, 27 में से 21 गया आपका 6 आ गया। अब b प्लस सी आपका 18 है और तीनों का जोड़ 27 है, तो इसका मतलब 27 में से इसको हटा दो, कितना आ जाएगा 27 माइनस 18 9, तो इतना आ गया। a और c आपका कितना है 15 है और टोटल कितना है आपका 27 है, तो 15 और 12 आपका, तो b को कितना होना पड़ेगा 12। इसका मतलब a आपका 9 है, b आपका 12 है, c आपका 6 है, तो ये वैल्यूज आ गई आपकी। अब ये कह रहा है कि 1/a मतलब 1/, आपका 9 रेशो 1/, आपका 12 रेशो 1/, आपका 6, ये पूछा गया है आपसे। तो यहां पर आपको करना है, तो क्या करना है, एलसीएम ले लो इनका, कितना आ जाएगा आपका 36 आ जाएगा, तो 36 से सबको गुना कर दो। एलसीएम कितना आ गया नीचे वालों का 36 आ गया, 36 से सबको गुना कर दो, 9 चौक 36 आ गया, 12 36 आ गया, 6 6 आपका 36 आ गया। इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 4:3 आपका 6, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर 4:3 तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन पहले भी आया है, आपको शायद याद होगा, वहां पर k की जो वैल्यू आ रही थी 4/3 आ रही थी, ठीक है। ये कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा फ्रैक्शन में था, ये नॉर्मल है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हमें जरूर करना होगा क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर आ जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोला गया है कि द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड रेसिप्रोकल ऑफ इट्स क्यूब इज 243/16 807। व्हाट इज द नंबर, वो नंबर क्या है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखिए भाई बहुत सिंपल सी बात है, मान लो कि कोई संख्या है मेरे पास और वो क्या है x है। कह रहा है कि कोई नंबर जो मेरे पास है वो मेरे पास x है। इसने बोला है किसी संख्या के स्क्वायर, मतलब आपका x का स्क्वायर, और उसका रेसिप्रोकल, उस नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा, उल्टा 1/x हो जाएगा। कह रहा है कि उसका क्यूब, तो 1/x की जो क्यूब है ये बेसिकली किसके बराबर है, ये बराबर है आपका 243 और बटे में आपका 16 807, ये आपका इस तरीके से बराबर है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखो ये घूम के ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा आपका x की पावर 5 और नीचे आपका 1 आ गया, बराबर में 243 और बटे में कितना आ गया आपका 16 807 आ गया, ठीक है। जब आप ध्यान से देखोगे ये x की पावर 5 आ गई और मुझे निकालना है ये वाला, इसकी वैल्यू आपको निकालनी, तो आपको पता है अगर यहाँ पर पावर 5 आ गई तो इसका मतलब ये वैल्यू किसी ना किसी नंबर की क्या है पावर 5 है। तो मुझे पता है ये वाली वैल्यू किसकी पावर 5 है, ऊपर 3 की, और नीचे देखो 3 और 7 है, 2 और 7 है, 5 और 7 है, इसका मतलब ये 7 की पावर क्या है आपकी 5 है। तो ये आ गया आपका इतना। अब इससे आपका ये कट जाएगा,
तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3/7। तो इसका मतलब वो संख्या क्या है, वो नंबर क्या है आपका 3/7 है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा और यही इन्होंने मुझे लगता है क्वेश्चन में दिया था 3/7 जी। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमें करना होगा भाई, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट। अरे क्वेश्चन मिस कैसे हो रखे, ये हो गया ठीक है। एक क्वेश्चन बीच में रह गया था क्या? हाँ एक क्वेश्चन ये रह गया बीच में, ठीक है। तो इसको देखो भाई, क्वेश्चन में बोला गया है कि उन विद्यार्थियों की संख्या का पता लगाइए जिन्होंने परीक्षा दी थी यदि उस परीक्षा में पास होने वाले और फेल होने वाले विद्यार्थियों की का जो अनुपात है 10 और 3 का है। देखो भाई, पास और क्या है आपके फेल है, ठीक है, और ये इनके क्या हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे, ठीक है। तो पास कितने हैं आपके 10 है, तो इसको 10x लिख लेता हूँ। फेल कितने हैं आपके 3x है, तो टोटल आपके कितने हैं 13x। तो ये आपका इतना आ गया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यदि 40 अन्य विद्यार्थियों ने परीक्षा दी होती और 10 कम छात्र फेल हुए होते तो उस परीक्षा में उत्तीर्ण और असफल होने वाले विद्यार्थियों का अनुपात 5 और 1 हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब रेशो कितना हो जाता है, 5 और 1 का, 5 और 1 का आपका रेशो बन जाता है। इसका मतलब ये 6 बन जाता है आपका, है ना, ठीक है। तो देखो भाई, टोटल विद्यार्थी आपके 13x है। ये कह रहा है कि 40 विद्यार्थियों ने परीक्षा, अन्य विद्यार्थियों ने, तो टोटल अपने पास पहले 13x थे, तो अब कितने हो जाते भाई 13x और प्लस आपका 40। अब आपके पास टोटल इतने हो जाते। और ये कह रहा है कि 10 कम छात्र फेल होते, पहले 3x फेल हो रहे थे, तो 3x में से आपके 10 कम फेल होते, इतने हो गए। तो ये कह रहा है कि पास का और फेल का रेशियो इतना हो जाता है। इसका मतलब टोटल अगर 6 होते तो फेल 1 होता। मैं किसको लेके चल रहा हूँ, मैं लेके चल रहा हूँ भाई ऊपर टोटल को और नीचे फेल को। किस किस का रेशियो लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ऊपर टोटल है तो नीचे अपने पास क्या है, फेल है। इसको हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 18x माइनस आपका 60 और यहाँ से आपका 13x और प्लस आपका 40 आ गया। इस तरफ ले लो भाई 5x और बराबर में आपका कितना आ गया 100। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 20 आ गई, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई। अब इसने पूछा है तो विद्यार्थियों की संख्या, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है मेरे भाई 13x है। तो 13x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 इंटू आपका 20, 260। तो कितने स्टूडेंट आ गए भाई आपके 260 आ गए। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 260 होना चाहिए। तो यही है क्वेश्चन का आंसर आपका 260। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है भाई, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आपके जरूर आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ये हो गया है अपना, ठीक है, ये वाला भाई। उससे पहले एक क्वेश्चन और है, चलो इसको छोड़ दो, इजी क्वेश्चन है कोई बात नहीं, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है कि 11,760 के 1/3 के 3/8 का 1/5 क्या होगा, ये आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है भाई। देखो यार बहुत सिंपल सी बात है, ये तो सिर्फ फ्रैक्शन में हो रहा है और कुछ नहीं है। कह रहा है कि 11,760 के 1/3 मतलब उसका 1/3 के 5 3/8 मतलब इसका 3/8 के 1/5 मतलब इसका 1/5, ठीक है भाई। ये बोल दिया आपको, बोला गया है ये निकालो कितना होगा। देखो कभी भी 3 से कोई संख्या भाग हो रही है, 9 से कोई संख्या भाग हो रही है, तो उसको कैसे चेक करते हैं, अगर उसके सभी अंकों का जोड़ 3 या 5 से, अगर 3 या 9 से अगर भाग हो रहा है ना, तो संख्या या तो 3 से या 9 से पूरी भाग हो जाएगी। कंडीशन क्या है, उसके अंकों का जोड़ भाग होना चाहिए। 2 1 और 1 2, 2 और 6 8, 8 और 7 15, तो 15 3 से भाग होता है ना, तो ये आपका 2 से 3 से कट जाएगा। कितना आएगा आपका 3 3 9, 2 बच गया, 3 दूनी 27, 3 दूनी 6 और आपका इतना आ गया भाई। अब ये कितना हो जाएगा आपका, अगर मैं इसको काटना चाहता हूं तो 8 चौक आपका 32। हाँ नहीं 8 से नहीं कटेगा यार, 8 से भाग का नियम क्या बोलता है, 8 से नहीं कटेगा, 4 से काट देता हूँ। 4 दूनी आपका 8 हो गया, यहाँ से 4 नियम आपका 36 हो गया, 4 8 32, 980 आ गया।
तो ये आ गया आपका 980 और गुना आपका 3 और नीचे 5 दूनी आपका 10, जीरो आ गया। 3 अट्ठे 24 और 3 निम 27 और 2 29, तो 294 आपका आंसर आएगा। क्या आएगा? 294। तो ये हो जाएगा। देखो भाई बहुत सिंपल बात है। अगर कभी भी देखो 2 4 8 इनका अगर मैं भाग का नियम आपको एक बार बता देता हूं क्योंकि ये बहुत काम आते हैं आपके। अगर कोई संख्या, मान लो कि कोई संख्या 2 से भाग हो रही है, तो 2 से भाग के लिए इकाई का जो अंक है या तो वो 0 हो या 2 हो या 4 हो या फिर 6 हो या फिर आपका 8 इकाई का अंक। ठीक है, तो 4 से अगर आपको कभी भी किसी संख्या को चेक करना हो भाग हो रही है कि नहीं हो रही है, तो आखिरी के 2 अंक, ठीक है, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर आखिरी के 2 अंक अगर 4 से डिविजिबल हैं तो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। अगर 8 की मैं बात करता हूं, किसी भी संख्या को अगर 8 से भाग होना है तो पीछे के 3 अंक, ठीक है, आखिरी के 3 अंक अगर 8 से भाग होते हैं तो बड़ी वो संख्या चाहे 10 अंकों की हो, 15 अंकों की हो, 20 अंकों की हो, 30 अंकों की हो, कितने भी अंकों की संख्या क्यों ना हो, अगर आखिरी के 3 अंक अगर 8 से भाग होते हैं तो पूरी संख्या 8 से भाग होगी। इसी तरीके से 2 4 8 और उसी तरीके से आपका 16 के केस में अगर आखिरी के 4 अंक, ठीक है, इसमें 2 अंक आखिरी के, ठीक है भाई, और इसमें आपके 3 अंक आखिरी के, और 8 के केस में आपके, सॉरी 16 के केस में 4 अंक आखिरी के, अगर ये आपके इनसे भाग होते, चाहे कितने अंकों की संख्या क्यों ना हो, कितने अंकों की संख्या क्यों ना हो, अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है तो वो संख्या आपकी इनसे पूरी भाग होती है। एक 3 और 9 का और याद रखना, 3 का और 9 का, ठीक है, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर सभी अंकों का जोड़, अगर सभी अंकों का जोड़ अगर आपका 3 से भाग होता है या 9 से भाग होता है तो वो संख्या चाहे 100 अंकों की हो, 200 अंकों की हो, 300 अंकों की हो, तो उस केस में वो संख्या क्या होती है, 3 और 9 से कंप्लीटली आपकी डिविजिबल होती है। तो ये आपको जरूर चेक करना, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं यहाँ से। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है ये वाला। बोला गया है कि ए और बी का जो रेशियो है वो 3 और अंडर रूट आपका 5 है। आपको बोला गया है कि 2a प्लस में आपका b और 3a माइनस आपका 2b, इसका रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपको सर्ड्स इंडिसेस का लग रहा होगा, ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन का लग रहा होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, रेशियो एक ऐसा टॉपिक है जो आपका एडवांस मैथ में भी लगता है और आपका अर्थमेटिक में भी लगता है, तो इसको हमें थोड़ा ज्यादा फोकस करना होगा। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, ठीक है, मुझे ए और बी का रेशियो दे रखा है ये वाला, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ए अपॉन में जो आपका बी है ये बेसिकली आपका 3 और बटे में क्या है आपका √5 के बराबर है। ठीक है, पूछा गया है आपसे 2a प्लस आपका b और रेशियो है आपका 2a प्लस आपका b 3a और माइनस आपका 2b, इसका वैल्यू आपसे पूछ ली क्या होगा। ठीक है, देखो भाई जहां भी आपको a दिखे 3 पुट कर दो, जहां b दिखे √5 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुना 3 6 और प्लस आपका √5 हो जाएगा, और नीचे कितना आ गया आपका यहाँ से 3 थी आपका 9 और 9 माइनस में आपका कितना आ गया 9 माइनस आपका 2 रूट आपका 5 आ गया। इसका मतलब यहाँ तक तो हम पहुंच गए। ठीक है, यहाँ तक हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट की, यहाँ मैं पहुंच गया। अब मैंने जब इसको ध्यान से देखा कि यार ऐसे तो कोई बात बन नहीं रही, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन में। वो गड़बड़ क्या है वही हमें सोचना होगा कि इसके बाद हम क्या कर सकते हैं। देखो इसके बाद जो एक तरीका है वो क्या है, इसको रैशनलाइजेशन करना, जिसको बोला जाता है हर का परिमेयकरण। ज्यादा से ज्यादा मैं इसमें हर का परिमेयकरण कर सकता हूँ। जैसे स्कूल में आपने देखा होगा नीचे वाली जो संख्या है, जो वैल्यू है, उसका साइन चेंज करके उससे ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो यही हम काम कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। 9 प्लस आपका 2√5 और नीचे हो जाएगा आपका 9 और प्लस आपका 2√5, तो ये काम हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर अगर मैं इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को गुना कर दूं कितना होगा, ऊपर हो जाएगा आपका 54 और प्लस में आपका 6 दूनी 12, 12 रूट आपका 5 प्लस में √5 को करता हूं तो 9 रूट आपका 5 हो गया और 2 पंजे आपका 10, आपका इतना हो गया। नीचे ये आपका a है और ये आपका b, a माइनस बी इंटू होगा आपका a प्लस बी, ये बन जाएगा आपका 9 का स्क्वायर और माइनस आपका 2√5 और उसका आपका स्क्वायर। आपको पता है फॉर्मूला बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी।
तो अगर इसकी मैं यहाँ से बात करता हूँ, 54 और 10 आपका 64 आ गया, प्लस में 12 और 9 आपका 21 और आपका √5 आ गया, नीचे आपका 81 आ गया, 2 दूनी 4, 81 और माइनस आपका 2 दूनी 4 और आपका 20, कितना आ गया 61 आ गया। तो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा 64 प्लस में आपका 21 √5 और अपॉन में कितना होगा आपका 61 होगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। तो इसका मतलब ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन आसान था, बस इसमें थोड़ा सा सर्ड इंडिसेस का जो हमें यूज करना पड़ेगा और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि आपका P और Q का जो रेशियो है 3 और 4 है, Q और R का इतना है। तो पूछा है P प्लस Q और Q प्लस R का रेशियो क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है, रेशियो आपको दे रखा है P का और Q का, आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो। ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 और 4 आ गई। ये कह रहा है कि Q और R का जो रेशियो है, Q का और R का, इनका जो रेशियो है आपका कितने का है 2 और 5 का। यही तो बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि जो वैल्यू कॉमन होगी वो दोनों जगह पे आपकी सेम होनी चाहिए। ठीक है, जो वैल्यू कॉमन होगी दोनों जगह सेम होगी। ये कह रहा है 3 और 4, ये कह रहा है ना 2 और 5। क्यों, यहाँ 4 है यहाँ 2, तो इसका मतलब इसको भी 2 से गुना कर दो। जैसे मैंने इसको गुना किया, P का, Q का और R का रेशियो कितना आ गया, ये आपका 3 आ गया, 2 दूनी आपका 4 आ गया और 2 पंजे आपका 10 आ गया। तो 3 4 10 ये आ गया आपका। इसने बोला है P प्लस Q, P प्लस Q कितना होगा आपका 3 प्लस आपका 4 हो जाएगा और Q प्लस R 4 प्लस आपका 10 हो जाएगा, तो 7 और बटे में आपका 14 हो जाएगा। तो 1 बटा में आपका क्या हो जाएगा 2। तो इसका मतलब क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 1 रेशियो आपका 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है भाई। ठीक है, तो 1:2 ही आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो ऐसे हमें क्वेश्चन करना होगा, कुछ नहीं करना। हमेशा याद रखना कि जो वैल्यू कॉमन है वो दोनों जगह पे सेम होनी चाहिए, अगर नहीं है तो उसको सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला है A और B का जो रेशियो है 2 और 3 है, B और C का जो रेशियो है वो भी आपका 2 और 3 है। इसको आप नॉर्मल वैसे भी कर सकते हो, ये आपका A और B का रेशियो और ये आपका C हो गया। AB का रेशियो आपका 2 और 3 का है और B और C का रेशियो भी आपका 2 और 3 का है। ठीक है, इसको यहाँ पहुंचा दो 3 आ गया, इसको यहाँ पहुंचा दो 2 आ गया, 2 दूनी 4 आ गया, 3 दूनी 6 आ गया, 3 3 आपका 9 आ गया। तो ABC का जो आपका रेशियो है 4 6 और 9 का आ गया। ठीक है, ये मुझे इसमें गड़बड़ लग रही है कुछ, ये यहाँ इक्वल तो नहीं कर सकते, ये रेशियो होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पर गड़बड़ है यार इस क्वेश्चन में, थोड़ी सी इसको ठीक कर लो। ये यहाँ पर बराबर नहीं होगा, आपसे पूछा होगा कि इनका रेशियो क्या है, क्योंकि बराबर तो करने का मतलब ही नहीं है। तो यहाँ से जो आपका क्वेश्चन होगा वो ये रेशियो है, आपसे इनसे आपका रेशियो पूछा गया है। किस किस का रेशियो वो देख लो एक बार। एबीसी की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। इसने पूछा है आपसे 3a का स्क्वायर और प्लस आपका b का स्क्वायर प्लस आपका c का स्क्वायर अपॉन में आपका a का स्क्वायर और प्लस आपका 2b का स्क्वायर और प्लस आपका c का स्क्वायर। आपसे पूछा गया है कि इसका रेशियो क्या होगा। ठीक है, कुछ नहीं है मेरे भाई, वैल्यू पुट कर दो। एबीसी की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 3 और इंटू में 4 का स्क्वायर आपका 16 प्लस में b का स्क्वायर 6 है आपका 36 हो गया और प्लस में c का स्क्वायर आपका 81 आ गया। नीचे है आपका a का स्क्वायर 4 चौक 16 हो गया, 2 इंटू बी का स्क्वायर 6 6 36, तो 36 इंटू आप 2 ही लिख लो अभी तो, और प्लस में आपका c का स्क्वायर प्लस में आपका 81 आ गया। ठीक है, ऊपर आपका कितना आ गया भाई 48, ऊपर आ गया मेरे भाई आपका 48 और प्लस आपका 36 और प्लस आपका 81, नीचे अपने पास आ गया 16 और प्लस आपका 72 और प्लस आपका 81, ये आ गया। ऊपर हो जाएगा आपका 8 से 14 और एक आपका 15, 9 और 3 12 और 4 16, नीचे आ गया आपका 6 2 8 और एक आपका 9, 7 और एक 8, 8 और 8 आपका 16। तो इसका मतलब 165 और 169, तो इसका मतलब ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो बेसिकली कोई भी वैल्यू आपका आ जाए तो डायरेक्ट हमें क्या करना है, उनका रेशियो निकालना, और रेशियो में जो वैल्यू आती है उसको हम पुट कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 1:2 अनुपात और 3 है। ये कह रहा है कि यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र शामिल कर दिए जाते हैं तो यह जो अनुपात है 3 5 7 हो जाता है। तीनों कक्षाओं में मिलाकर कुल छात्रों की संख्या शुरुआत में कितनी थी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है,
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, देखो भाई 3 कक्षाएं हैं, मान लो कि एक कक्षा A है, एक आपकी क्या है B है, और एक आपकी क्या है C है। इसमें आपके x है, इसमें आपके क्या है 2x है, और इसमें कितने हैं आपके 3x। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके कितने 6x। ये हमें 6x की वैल्यू निकालनी है। कह रहा है कि हर एक में 20 छात्र जोड़ दो तो रेशो 3 और 5 हो जाएगा। तो अगर मैं सिर्फ इसको रेशो में लिखने की बात करता हूं तो आप देखो क्या आ रहा है। रेशो पहले कितने का था, 1 का, फिर आपका 2 का, और आपका कितने का था, 3 का था। फिर रेशो हो गया आपका 3 का, फिर हो गया 5 का, और फिर हो गया आपका 7 का। ठीक है भाई, पहले 1 2 3 था, फिर हो गया आपका 3 5 और आपका 7। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो आपका अलग अलग आ रहा है। ठीक है, अलग अलग आपका आ रहा है। तो एक काम करते हैं भाई, किसी दो को ले लो। जब भी इस तरीके से 2 से ज्यादा वैल्यूज आपको दे देना, जैसे 3 दे दी, अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि इनका डिफरेंस भी सेम नहीं आ रहा, डिफरेंस आपका सेम आना चाहिए था क्योंकि सब में 20 ऐड किया आपने। तो ये आप x मान लो भाई, ये आपका x है और ये आपका 2x है। x में भी आपने 20 जोड़ा है और 2x में भी आपने 20 जोड़ा है, तो इसकी वजह से रेशियो आपका 3 और 5 का हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, 5x और प्लस आपका 100 आ गया, बराबर में आपका 6x और प्लस में आपका 60 आ गया। तो ये इस तरफ आ गया, ये इस तरफ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 40 आ गई। x की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 40। तो कह रहा है कि तीनों कक्षाओं में मिलाकर कुल छात्रों की संख्या शुरुआत में कितनी थी। इन्होंने क्वेश्चन का क्या आंसर दिया है, 240 ही दे रखा है। तो शुरुआत में आपकी 6x थी, तो 6 इंटू आपका 40 हो जाएगा। तो शुरुआत में कितने बच्चे थे हमारे पास, 240। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना होगा। ठीक है, तो ऐसे हमें करना होगा भाई। अगर ये रेशो में आपकी वैल्यूज बराबर नहीं है तो बराबर करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बोला था, अगर सम में इंक्रीज और डिक्रीज बराबर हो और रेशो में वो बराबर नहीं हो तो हमें उसको बराबर करना होगा। कैसे होगा वो देख लो एक बार। जैसे अगर मैं करना चाहता हूँ, ये आपका 1 और आपका क्या है 2 है, ये आपका 3 है और ये आपका क्या है 5 है। इनके बीच में अंतर 2 का है और इनके बीच में अंतर 1 का है। ठीक है, तो उस केस में क्या किया जाता है, नीचे वाले के अंतर से ऊपर वाले को गुना करते हैं। नीचे वाले के अंतर को ऊपर वाले से गुना करते हैं, तो इसको हम किससे गुना करेंगे, 2 से। इस अंतर से ये यहाँ चला जाता है और ये यहाँ आ जाता है, तो इसको इससे 1 से करेंगे। ठीक है, तो रेशियो आपका एक तरीके से क्या बन गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये आपका 3 और ये आपका 5। ठीक है, ये हो गया। कितने का डिफरेंस, 1 का, यहाँ से भी आपका 1 का। 1 की वैल्यू कितनी है हमारे लिए, 20 है। 1 की वैल्यू हमारे लिए कितनी, 20 है। और शुरुआत में टोटल कितने हो गए आपके, यहाँ से 4 और 2 6। अच्छा, 1 की वैल्यू 20 आ गई, और ये तो आपका 2 और 4 इनका हो गया ना, ये आपका 2 बन गया, ये 4 बन गया, तो ये कितना बन जाएगा आपका, इसका डबल हो गया। तो इसका मतलब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी पड़ेगी, ये हमारे लिए 2 बन गया, ये हमारे लिए 4 बन गया, तो ये हमारे लिए 6 बनेगा। तो 6 4 10 2 12। इसका मतलब मुझे 12 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से आपका 12 इंटू आपका 20 और 240 हो जाएगा। तो बेसिकली क्या फोकस आपको करना है, ये फोकस आपको करना है कि जब सबके अंदर इंक्रीज या डिक्रीज बराबर हो रहा है तो ये डिफरेंस आपका अलग अलग नहीं आ सकता। तो ये डिफरेंस आपको बराबर करना पड़ता है। और 3 के केस में आप किन्हीं भी 2 को लेके उनके डिफरेंस को बराबर कर सकते हो, क्योंकि रेशियो में भी आपको जब करना होगा तो अपनी मर्जी है, आप ए बी सी में से किसी 2 को ले लो। ऐसा नहीं मैंने ए और बी को लिया तो आपको भी ए और बी को लेना ना, आपकी मर्जी है, जो आपका मन करे उसको लेके आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बोला गया है कि ए बी जो है आपका रेशियो 2 और 5 है, बी सी का रेशियो 4 और 7 है, सी डी का रेशियो 9 और 14 है। आपसे पूछा है कि भाई ए बी सी और आपका डी, इनका रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो कुछ नहीं करना भाई, ये आपका ए और आपका बी है, ये आपका सी है और ये आपका क्या है, डी। ठीक है, ये कह रहा है कि ए बी का जो आपका रेशियो है 2 और 5 का है, कोई बात नहीं लिख देते हैं भाई, इनका रेशियो आपका 2 और 5 का है। और उसके बाद बी सी का रेशियो 4 और 7 है, बी और सी का, तो ये आपका कितना है, 4 और 7 है। उसके बाद सी बी सी हो गया, सी डी का रेशियो 9 और 14, ये आपका 9 है, ये आपका कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इतना आ गया। अब कभी भी अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है तो मैंने क्या बोला था, जिसके पीछे जगह खाली है वही आता चला जाएगा। इसके पीछे खाली है ये आ जाएगा, इसके आगे खाली है ये आ जाएगा,
इसके आगे खाली ये आ गया, इसके आगे खाली ये आ गया, 9 आ गया, तो ये आपका इतना आ गया। ठीक है, यहां से अगर मैं इसको करता हूं तो 14 पंजे आपका 70 आ गया, और 70 से आपका 490 आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका 490, ये आपका 9 पंजे 45 या 9 से 63, तो 5 3 15, 5 6 30 और एक आपका 31, 315 आ गया। यहाँ से 5 चौक 20 और 9 आपका 180 आ गया। यहाँ से आपका 4 दूनी 8 नीम आपका 72, तो रेशियो आ गया आपका 72 180, 72 180, 315 और 490, 72 180, 315 490। तो इसका मतलब ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाए। ठीक है, तो क्या होगा आपके क्वेश्चन का आंसर बी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ऐसे आपका हो जाएगा। वैसे अगर मैं इसको डायरेक्टली भी करना चाहता था तो डायरेक्ट हम इसको नहीं कर पाते। अगर मैं आपको ये बोलता ना कि सिर्फ ए डी का निकाल दो, तो ए और डी यहाँ भी उतना ही है, यहाँ भी आपका इतना ही है, तो सिर्फ ए और डी की हेल्प से आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि अगर कभी भी 4 ऑप्शन आपको दे रखी है और ए इसकी वैल्यू 4 हो जाएंगे, अगर आपको अलग अलग दे रखी होती है, तो उस केस में किन्हीं 2 को लेके भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल है ये आपके, और अगली क्लास में फिर मैं आपको मिलूंगा। अगली क्लास में फिर और क्वेश्चन करेंगे, और इन क्वेश्चन को मेरे भाई आप जरूर ध्यान से करो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे जरूरी है, ये आपको हमेशा करने। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी तरीके का, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको पूछना पूछ सकते हो। आप अपनी अच्छी तैयारी करिए, जितना बेस्ट कंटेंट बेस्ट क्वालिटी के साथ आपको प्रोवाइड किया जा सकता है वो मैं आपको करा रहा हूँ। फिर वही मैंने बात बोली थी, किसी बच्चे के अगर मन में ये डाउट हो कि रिकॉर्डिंग क्यों डाली जा रही है, देखो हमें लाइव क्लास देने में कोई हर्ज नहीं। आप हमेशा याद रखना, रिकॉर्डिंग में और लाइव क्लास में जो टाइम लगता है उसमें डबल का फर्क आ जाता है, डबल का आएगा ही आएगा। अगर मैं यहाँ से आपको 80 घंटे में करा रहा हूँ, तो वहां आपके 150 160 170 भी लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि लाइव क्लास में कन्वर्सेशन चलती है, बातें चलती हैं, आप कुछ बोलोगे मैं रिप्लाई करूंगा, मैं कुछ बोलूंगा आप रिप्लाई करोगे, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो उससे बढ़िया तो क्या है कि उतनी देर में हम आपको कंटेंट दे देंगे, और 150 घंटे में तो आप मैथ भी कर सकते हो और रीजनिंग की क्लास भी कर सकते हो। तो ये आपको बेनिफिट है आपका। ये मत सोचना कि आप की रिकॉर्डिंग ही डाले जा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत आएगी, डाउट आएगा, नहीं, ये आपका बेनिफिट है। इसमें कम क्लास में आपका ज्यादा कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ भाई जो मैं आपको करा रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, टेक केयर।